the happiest day of my life because मेरा बचपन फुटपाथ पर गुजरा, मेरी परवरिश फुटपाथ पर हुई और आज मैं टेडेक्स के प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने खड़ा हूँ। ये तरक्की का ग्राफ के फुटपाथ पर से यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाल ही में एक पत्रकार इंटरव्यू के लिए आया, उसने इंटरव्यू फाइनल करके हेडलाइन बनाई, स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। मैंने कहा ये रैग्स तो बराबर है, लेकिन रिचेस कैसे जस्टिफाई करोगे? मेरे पास एक साइकिल थी, बाइसिकल, वो भी चोरी हो गई, तो हाउ कैन आई बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? उसने जवाब दिया कि सर, आपके पास जो नगीना है वो ना अंबानी कॉरपोरेशन खरीद सकता है, ना प्रेसिडेंट ट्रम्प खरीद सकता है, और उसे कहते हैं हैप्पीनेस। तो ये किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। दैट वॉज, I think he was very much nearer to my thought. I am the happiest man in the world. आगे बढ़ते हैं हम। मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम माइग्रेट करके सूरत शहर से बम्बई आए थे। एक छोटा सा कमरा मिला था, उसमें पूरा कुंभा रहता था, तो हम बच्चे लोग जो थे और कई और भी बड़े लोग थे, वो मेरे साथ, हम लोग सब फुटपाथ पर सोते थे। फुटपाथ पर ही सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाना होता था। तो ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से हुई। कमाने के लिए घर में कोई नहीं, मेरी अम्मी थी जो अड़ोस पड़ोस के काम करती थी, और मैं जो था वो भीख मांगने निकल पड़ता था। ये इन हालातों से गुज़रते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे कहने का मकसद, ये सब बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी जगह पर किसी भी हालत में हो, आगे बढ़ने का रास्ता है। जैसे मुझे मिला तो भीख मांगने के लिए हम एक ग्रुप बनाया था बच्चों का। ये बच्चों का जो ग्रुप जो है वो, अगर बम्बई की ज्योग्राफी से आप वाकिफ़ है तो डॉक एरिया, जहाज़ जहाँ सैनिकों को लेकर, ये 43-42 की बात है, सैनिकों को लेकर जहाज़ वहाँ आते थे, सैनिक वहाँ उतरते थे। वहाँ से एक छोटी सी ट्रेन थी जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे हम आज ये इस नाम से जानते हैं, वो आज उसका नाम बदल गया है। आज, पहले वीटी स्टेशन कहते थे, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं। तो ये स्टेशन से जो गाड़ी गुजरती थी वहाँ से, वो गाड़ी जो है इतनी स्लो चलती थी कि हम बच्चे साथ में दौड़ते थे और सैनिक से कहते थे, सर गिव अस $1, सर गिव अस सैंडविच, सर प्लीज़ थ्रो अस ब्रेड, थ्रो अस बटर। इस तरह चिल्लाते हुए हम साथ साथ ट्रेन के दौड़ते थे। और ये होता था कि कभी किसी ने चॉकलेट फेंक दी, कभी सैंडविच का आधा टुकड़ा फेंक दिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदे ने कॉमिक पढ़ रहा था ट्रेन के अंदर, उसने पूरा कॉमिक ही फेंक दिया। तो सारे बच्चे टूट पड़े। हम लोगों ने सोचा उसमें कुछ होगा, चॉकलेट होगी, क्या कुछ निकलेगा अंदर से। तो किसी के हाथ में 2 पन्ने आए, किसी के हाथ में 1 पन्ना आया, किसी के हाथ में कवर डिज़ाइन आई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथ में भी एक पेज आ गया। वो पेज कॉमिक मिकी माउस का था, पेज भी मिकी माउस की पूरी स्टोरी का 1 पन्ना था। तो शाम में मैं घर गया, देखा बैठ के, तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ। और मैंने कागज़ लिए और उसमें नकल करना शुरू कर दिया, मिकी माउस की नकल। करीबन 50 से 100 बनाए और मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने ओरिजिनल बनाने शुरू किए, और बनाते बनाते फिर मुझे लगा कि दोस्तों को दिखाया जाए, लोगों की राय ली जाए, मशवरा ली जाए। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बिक सकते हैं, तुम बेचो।
लेकिन अब बेचने जाए कहाँ? कोई माइंड में फुटपाथ का लड़का वो सोच ही नहीं सकता था कि कहाँ बिकता है और कहाँ बेचना है और क्या करना है। उन दिनों मैं स्काउट में भी था और स्काउट में एक मूवमेंट होती थी, हर साल एक दिन खरी कमाई डे। बहुत ही खूबसूरत ये आइडिया था कि बच्चे जो है, बच्चे अपनी कमाई खुद कमाई करे, पैसे लाए, घर में अम्मी के हाथ में दे और कहे अम्मी हमें रोटी दो, यानी कि अपनी कमाई से रोटी खा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत था स्काउट का। तो स्काउट के दिन कोई बच्चा जो है वो हैंडीक्राफ्ट में फ्लावर्स बना के फुटपाथ पर बेचने बैठ जाता था, कोई बच्चा जो है वो शू शाइन करने बैठ जाता था और लोग बच्चों को इनकरेज करते थे। आज मुझे शू शाइन नहीं करवाना, लेकिन ये बच्चा स्काउट के ड्रेस में विसल के साथ बैठा हुआ है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए लोगों शू शाइन भी करवाते थे, लोग उसके पास से खरीदते भी थे, कोई बेर बेचता था, कोई क्या करता था, किसी तरह बच्चे कमा कर पैसे लाते। तो उस दिन मुझे स्ट्राइक हुआ कि व्हाई नॉट आई सेल माई कार्टून्स। और मैंने और लोगों से मशवरा किया, किसी ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया में पहुंच जाओ, पता दिया कि आपके 10-15 मिनट के फासले पर है। डोंगरी जहां मैं रहता था वहां से 15 मिनट के फासले पर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग थी। अब मैं स्काउट का ड्रेस पहनकर, विसल लगाकर, हाथ में कार्टून लेकर सीधा टाइम्स के दफ्तर में पैदल पहुंचा। तब कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। एक वॉचमैन गुरखा बैठा हुआ था गेट पर। तो मैंने उससे कहा कि भैया एडिटर साहब से मिलना है। उसने कहा देखो वो कैबिन का दरवाज़ा दिखता है ना, वो धक्का मारो घुस जाओ। ये मुझसे कहा गया, तो फिर भी मैं डरते डरते गया, हौले से दरवाज़ा खोला। कुछ बोलने की तो हिम्मत ही नहीं थी मेरे में, और उनके टेबल पर 4-5 आइडियाज़ रख दिए। तो एडिटर जो थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन थे, ये कब की बात है, करीबन 1952 या 53। एडिटर के टेबल पर रख दिए। एडिटर ने भी बड़ी हैरत से मुझे देखा, नीचे कार्टून देके उठाए और उठाकर वो मुस्कुरा दिए। तो मैं समझा बात बन गई है। तो ये पॉकेट कार्टून था। उन्हीं दिनों लक्ष्मण ने भी पॉकेट कार्टून शुरू किया था। पता नहीं उन्होंने पहले किया या पता पहले मैंने किया, लेकिन दोनों ने पैरेलल शुरू किया था। तो मेरा पॉकेट कार्टून, वो भी विदाउट लैंग्वेज, कोई उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप देखो और हंस दो। वो जो आइडिया था, बाद में कई कार्टूनिस्टों ने कॉपी किया उसको। आइडिया क्या था? बड़ा सरल आइडिया था कि बस स्टॉप पर 1-2 पैसेंजर खड़े हुए, साथ में जेब कतरा भी खड़ा हुआ है, और जेब कतरा एक पैसेंजर से कहता है कि वो पोस्टर देखो। वो पोस्टर क्या था? जेब कतरों से सावधान। तो वहाँ डाइवर्ट करके उसी की जेब में हाथ डाला हुआ है। सिंपल। इसकी कई नकल हुई। तो इस तरह इसमें मैं कार्टूनिंग में फिर आगे बढ़ा। मैंने डब्बू जी का कैरेक्टर क्रिएट किया, जो 30 साल तक नॉन स्टॉप धर्मयुग में चला। उसके अभी नए वर्जन भी छप रहे हैं मार्केट में। तो ये एक सफ़र मेरा कार्टूनिंग का, जो मैंने घर में पैसे कॉम्पेंसेट करने के लिए ये शुरू किया और उसमें आगे बढ़ा। और एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब अब तक हमारे घर में पैसे नहीं थे कि मैं कुछ आगे पढ़ाई करूं, एसएससी तक तो आ गए। एसएससी यानी 11th, आज का जो 11th है हमारा एसएससी था। एसएससी करने के बाद मुझे कॉलेज जाना था। कॉलेज कौन सी कॉलेज? जे कॉलेज ऑफ आर्ट, आज जो है बम्बई में बड़ी मशहूर, यानी कि सारे हिंदुस्तान से वहाँ बच्चे आर्ट सीखने के लिए आते थे। अब वहाँ जाने के लिए मैंने अम्मी से कहा। अब हमारे घर में कमाने वाले कौन थे? एक तो मैं थोड़ी बहुत इनकम कर लेता था, मेरी अम्मी कमाती थी, और मेरे एक अंकल थे, उनकी भी थोड़ी बहुत इनकम शुरू हो गई थी। तो उन अम्मी ने और अंकल ने बैठकर ये कहा कि देखो बेटा, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुझे कॉलेज में भेजें। अगर तुम अपने रिसोर्सेज पैदा कर सकते हो, कहीं से जुगाड़ कर सकते हो, तो जा सकते हो, हमें कोई हर्ज नहीं है। अब मैं परेशान कि अभी कहाँ से पैसे, फीस, बड़ी फीस और एडिशनल खर्चा, कैनवास, कलर्स, ईजल, ये वो सब सारी चीज़ों का
खर्चा जो था वो माथे पर था। तो एक दोस्त मिल गया मुझे, उसने कहा कि आबिद भाई मैं आपको एक जॉब दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ ऐसी जॉब? तो फिर मैंने कहा मैं कॉलेज में जाऊँगा या जॉब करूँगा? तो उसने कहा कि नहीं, ये फिल्म लाइन की जॉब है। और जॉब क्या थी? स्पॉट बॉय की। स्पॉट बॉय से मतलब वही जो मेरी माँ काम करती थी, मेरी अम्मी जो काम करती थी घर घर में, वही स्पॉट बॉय का काम फिल्म लाइन में, सेट पर झाड़ू पोछा सफाई, ये हीरोइन के सैंडल चमकाओ और वहाँ से साड़ी ले आओ, ये करो वो करो, ये सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं, कैंटीन बॉय का जो होता है वही स्पॉट बॉय का काम था। और उसमें एडवांटेज उस जॉब में ये था, तो फिल्म लाइन की जॉब में तब बॉलीवुड नहीं कहा जाता था, एडवांटेज उसमें ये था कि दिन भर में 1 या 2 शॉट लिए जाते थे। जितनी भी फिल्में बनी, पाकीज़ा बनी, मुग़ल आज़म बनी, दिन में 1 शॉट या 2 शॉट, अगर 2 शॉट लगने हैं तो बीच में गैप बहुत बड़ा 5-6 घंटे का हो जाता था। उस गैप में मुझे थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए मिल जाता था, किताबें पढ़ने के लिए टाइम वहाँ मुझे मिलता था। तो मैं ये लेकर स्टूडियो के गेट के बाहर, वहाँ जिनका काम नहीं होता था सेट पर, वो सारे स्टूडियो के गेट के बाहर कुर्सी डालकर बैठते थे। तो मैं तो किसी ओटे पर, वहाँ जगह मिलती थी, 2 पत्थर जमा के वहीं बैठ जाता था और मैंने शरद बाबू का पूरा सेट वहाँ बैठकर पढ़ा। उससे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि लोग जो फिल्म में जो थे काम करने वाले, प्रोड्यूसर, ये वो जितने भी कैटेगरी के लोग थे, वो लोग यानी बड़े कंफ्यूज थे कि ये लड़का है कौन। क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए कैंटीन बॉय सिटी रीडिंग शरद बाबू, प्रेमचंद, बड़े बड़े क्लासिक्स जो थे वो कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके लाता था और बैठ के पढ़ता था। तो मुझे फिर उन लोगों ने बुलाया, पूछा कि भाई इतना इंटरेस्ट तुझे क्यों है? मैंने कहा मुझे पसंद है लिटरेचर ये, और मेरा अल्टीमेट एम जो है कुछ आगे बढ़ना है आर्ट के फील्ड के अंदर। तो मुझे मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन ये हुआ कि हमारी जो हीरोइन जो थी, उस फिल्म का नाम था बेगाना। एक करीबन ये भी उसी दौर की फिल्म है 50s की, जिसमें धर्मेंद्र की वो दूसरी फिल्म थी। और वो जो हीरोइन हमारी जो थी वो बंगाली थी, सुप्रिया चौधरी करके। और बंगाली के उसके प्रोनाउंसिएशन जो सही नहीं थे, तो मुझे प्रमोट करके डायलॉग क्यूरेटर या डायलॉग, क्या कोई बड़ा नाम, जैसे इन्फिनिटी जो है ना हमारा, एनिग्मा ऑफ इन्फिनिटी, ऐसा कोई टाइटल मुझे दिया। और मुझसे कहा कि अभी तुम वहाँ जा, डोंगरी पर फुटपाथ पर रहते हो, जगह छोड़ो और हीरोइन के साथ रहो। हीरोइन कहाँ ठहरी हुई थी? 5 स्टार होटल के अंदर, एंड शी वॉज द सेक्स बॉम्ब ऑफ कलकत्ता। तो मेरे तो पसीने छूट जाते थे उसके कमरे में जाते जाते, डायलॉग सिखाते, नज़रें नीचे रहती थी एकदम। तो वो टीम उठाकर कहती थी बराबर सामने आंखें से आंखें मिलाकर, मेरे सामने देखकर बात करो। तो ये जो ट्रेनिंग जो हुई, ये जो सीखना हुआ, वो मुझे कदम कदम पर सीखना मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। अब हम आते कॉमिक्स पर। कॉमिक्स जो है ये फिल्म लाइन की ही देन है कि मैं कॉमिक्स बनाने में मैंने मास्टरी हासिल कर ली। तो कॉमिक बनाने में ये टेक्निक फिल्म लाइन की इतनी काम आई, और यही वजह थी कि मेरे कॉमिक बहुत पॉपुलर हुए। कॉमिक इज़ ए विजुअल मीडियम, कॉमिक डायलॉग का मीडियम है ही नहीं, यानी कि उसमें मिनिमम डायलॉग होने चाहिए और मैक्सिमम इलस्ट्रेशन। अब कॉमिक में वो दौर में, उस दौर के अंदर ये था कि लोगों में जज्बा था। एक जज्बा से मेरा मतलब ये कि लोग फील कर रहे थे कि ये कब तक हम ब्रिटिशर चले गए, कब तक उनके ये जो कैरेक्टर है हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अब किसको, आर्टिस्ट को इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इस तरह बातें चल रही। तो पहले मुझे धर्मयुग में बुलाया गया कि भैया कुछ हमारे लिए कुछ कर सकते हो। एक दे वांटेड वन कॉमिक स्ट्रिप। मैंने उससे पहले धर्मयुग ने बुलाया, उससे पहले मैंने गुजराती में डब्बू जी
जो है वो नाम, उसका नाम ओरिजिनल नाम था बटुक भाई। बटुक भाई मतलब बौने मियाँ। तो ये बटुक भाई करके सीरियल वहाँ धरा, ये वीकली स्ट्रिप शुरू की। वीकली स्ट्रिप पहले महीने में ही नेगेटिव खत आने लगे गुजराती में। तो एडिटर ने मुझे बुलाया कि अभी देखो ये तुम्हारे ये जो खत आए पढ़ लो। पढ़े तो सारे नेगेटिव। मैंने कहा भी अभी 1 महीना हुआ है, थोड़ा समय और दो तो ये पिकअप हो जाएगा। एकदम से हम चाहे कि भी एक रात में हो जाए तो क्या चिरागे चीन तो है नहीं। मैंने कहा हमारे पास। इस तरह मैंने उसको किसी तरह कन्विंस किया और फिर उन्होंने 1 महीना और चलाया। तो पहले जो समझो कि 25-50 लेटर आए थे, अब 150 लेटर आ गए कि बंद करो इसको, इसके बजाय कुछ राम नाम वहाँ कुछ भजन करो या ये करो, इस तरह सब सजेशन आने लगे। तो एडिटर ने मुझसे पूछे बगैर ही बंद कर दिया फीचर। अब धर्मयुग से जो इनविटेशन आया तो मैंने वही बटुक भाई के पूरी सीरियल, जो मेरे पास करीबन 3-4 महीने के कॉमिक्स थे, वो सारे कॉमिक की लिपि बदल दी। वो गुजराती में थे, ये मैंने हिंदी में कर दिए। हिंदी में किए और 1 महीने में पॉजिटिव लेटर आने शुरू हो गए। और 3 महीने होते होते तो इतना पॉपुलर हो गया कि मुझे मतलब धर्मयुग से कोई निकाल ही नहीं सकता, इतना जम गया ये। अब ये ऐसा क्यों हुआ, गुजरातियों ने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया और हिंदी वालों ने क्यों सारा आंखों पर उठा लिया कि आज भी मुझे जो मिलते हैं लोग वो मुझे डब्बू जी के नाम से जानते हैं। इसकी एक वजह ये भी है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे एडिटर जो थे डॉक्टर धर्मवीर भारती करके थे। उनके घर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। ये भी उन दिनों की बात है, 60s की या 70s की, कि जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी। जनसंघ के नाम से मेरे ख्याल से वो लोग लड़े थे और उनको 2 सीट मिली थी। आज की तरह बहुमत नहीं था। तो पार्टी में अटल जी को भी बुलाया गया था, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को। वो बड़े डब्बू जी के चाहने वाले। तो जैसे वो एंटर हुए तो डॉक्टर साहब ने इशारा करके मुझे बुलाया, डॉक्टर भारती ने, और मेरा परिचय अटल जी से करवाया। अटल जी से कहा कि अटल जी मिलिए डब्बू जी से। इस शख्स ने धर्मयुग को मुसलमान बना दिया है। मुसलमान, उनका कहना यह था कि धर्मयुग जब पत्रिका आती थी तो मेरी कॉमिक स्ट्रिप लास्ट पेज पर होती थी और लोग पहले लास्ट पेज खोलते थे और उल्टे चलते थे। तो जैसे उर्दू वाले उल्टे चलते हैं, तो अटल जी इतने मुस्कुराए, इतने हंसे थे कि वो दिन मैं आज तक भूल नहीं पाया। कहने को तो काफ़ी कुछ है मेरे पास, शाम हो जाए हम लोगों की, लेकिन वक्त जो है बहुत कम दिया गया है और उतने वक्त में जितना हो सका उतना मैंने बताया। धन्यवाद।